प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। फसलों की कटाई करने के बाद अगर फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन न किया जाए तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। फसल अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें, आज इसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरी खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। मोटे अनाज पर बिहार के कृषि अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ। कुम्हेर में मशरूम प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। टैग लगाकर किया जा रहा है पशुओं का टीकाकरण और अब लवणीय भूमि में भी लहलहाएगी सरसों। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार के कृषि अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बिहार के कृषि अधिकारियों का मोटे अनाज की खेती, शुष्क भूमि और वर्षा आधारित कृषि के क्षेत्र में उत्पादन तकनीक विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम को प्रोफेसर BR चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और बिहार के कृषि अधिकारियों के एक दूसरे के परस्पर सीख से शुष्क और वर्षा आधारित खेती को बिहार में लागू करेंगे, जिससे वहां के छोटी जोत के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को जल बचत पर विशेष ध्यान देने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक वातावरण के कारण होने वाले परिवर्तन में कृषि आजीविका का सशक्त माध्यम बनने, इसके लिए हम सभी को पानी की मितव्ययता को समझना होगा। डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि कम पानी और कम समय वाली किस्मों जो कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को समझकर बिहार की परिस्थिति के अनुसार अपनाएं, ताकि आने वाले समय में फसल विविधीकरण के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके। निदेशक अनुसंधान डॉक्टर SD रत्नू ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यों के बारे में बताया। डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि राज्यों द्वारा परस्पर संवाद और किसानों अधिकारियों के दौरों से नवाचार को बल मिलेगा और एक दूसरे की परिस्थितियों के अनुसार कृषि का विकास होगा। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों और विद्यार्थियों के लिए मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि ढींगरी मशरूम का उत्पादन 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापक्रम पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मशरूम उत्पादन वाले कमरे के वातावरण में 75 से 80% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। अन्य मशरूम की तरह ढींगरी मशरूम के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा साधन हो सकता है। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रामनिवास शर्मा ने ढींगरी मशरूम उत्पादन की प्रायोगिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूसे को 100 लीटर पानी में 8 ग्राम बाविस्टिन और 125 मिलीलीटर फार्मलिन के घोल में निर्जमीकृत करके मशरूम स्पान मिलाकर छिद्रयुक्त प्लास्टिक की थैलियों में भरकर नमीयुक्त अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। 10 से 12 दिन बाद प्लास्टिक की थैलियों को हटा दिया जाता है, जिनसे 20 से 25 दिन में मशरूम निकल आते हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह ने मशरूम के पोषक मूल्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कम कैलोरी और अधिक पोषक तत्वों वाला भोजन है। इस प्रशिक्षण में 120 कृषक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सरकार की ओर से पशुओं की ऑनलाइन पहचान करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसान और पशुपालक अपने पशु को महज 5 रुपए में टैग लगवा सकेंगे। पशुपालन विभाग कोटा के संयुक्त निदेशक चंपालाल मीणा ने बताया कि कोटा जिले में पशुओं के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान के तहत गाय भैंसों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ करीब 2.5 लाख गाय और भैंसें हैं।
इन पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 30,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। टैग लगे पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से पहले टैग लगवाना अनिवार्य है। पशुपालक नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर टैग लगवाकर पशु को टीके लगवा सकेंगे। पशु को 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर मिल जाएगा। इससे पशु की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। उन्होंने बताया कि टैग को पशु के कान के साथ अटैच किया जाएगा। इसके बाद पशुओं का टीकाकरण होगा। टैग लगाने के साथ ही पशु चिकित्सा कर्मियों को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देकर पशु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पशुओं का पहचान पत्र जारी होने के बाद पशु के बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। अब राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की लवणीय भूमि में भी सरसों की फसल लहलहाएगी। अब पाला भी सरसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की ओर से विकसित सरसों की किस्म CS60 का शेखावटी सहित राजस्थान के अनेक जिलों में प्रयोग सफल रहा है। राजस्थान सरकार के कृषि ग्राहक केंद्र आबूसर में इस सीजन में CS60 सरसों की बुआई की गई। इसे क्रॉप कैफेटेरिया में उगाया गया। इसी के निकट सरसों की गिर्राज और अन्य किस्में भी उगाई गई। इस बार पड़े पाले के कारण अन्य किस्मों में 50 से 90% तक नुकसान हो गया, लेकिन CS60 किस्म में पाले का 1% नुकसान भी नहीं हुआ। कृषि अनुसंधान अधिकारी शीशराम ढिकवाल ने बताया कि इस सरसों का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। यह पाला रोधी किस्म है। इसके साथ ही इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह खारे पानी में भी उगाई जा सकती है। यह किस्म 7680 TDS तक के पानी में भी उगाई जा सकती है। यह 12 विद्युत चालकता वाले पानी में भी उग जाती है। इसके पौधों की लंबाई अच्छी होती है। फलियों की संख्या अन्य किस्मों से ज़्यादा होती है। उन्होंने बताया कि जहां पाला पड़ने की आशंका रहती है और पानी खारा रहता है, वहां के लिए यह किस्म सर्वश्रेष्ठ है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फसल अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें, आज इसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष असवाल। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय हिंडोली में। किसान साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष असवाल एसोसिएट प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय हिंडोली में कार्यरत हूं और आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए यहां पर आपके सामने मौजूद हूं। आज का जो विषय है वो फसल प्रबंधन और उसकी समस्याएं, फसल अवशेष को किस तरह से प्रबंधन किया जाए उसके बारे में जानकारी दूंगा। किसान साथियों, फसल अवशेष क्या होते हैं? फसल कटाई के उपरांत जो भी फसल के शेष भाग बच जाते हैं, जैसे पत्तियां, जड़, तना और अन्य भाग, उन सबको फसल अवशेष कहा जाता है। आपको पता होगा कि फसल कटाई के उपरांत हम कुछ फसल के अवशेष को छोड़ देते हैं, उनको बाद में जला देते हैं, क्योंकि हमारा सोच ये रहता है कि अगली फसल के लिए एक तो समय बच जाता है, खेत खाली हो जाता है, मज़दूरों की भी इसमें समस्या रहती है। जब से तकनीकी में हार्वेस्टर हमारे कटाई के लिए आया है, तब से इस समस्या ने और विकराल रूप ले लिया है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के उपरांत ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारा गेहूं का और धान का अवशेष बच जाता है, जिसकी वजह से लगभग पूरा देश में अगर बात करें हम तो 62 से 65 करोड़ टन जो भूसा है वो अवशेष के रूप में बचता है और उसका 80% तक जला दिया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में अभी 5-6 साल से के बाद के जो वर्ष हैं उनमें धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। विशेषकर फसल अवशेष जलाने की समस्या उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के सराउंडिंग्स के जो एरिया है वो, उसके अलावा राजस्थान में गंगानगर संभाग और कोटा संभाग में ऐसी समस्याएं रहती हैं। आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई के उपरांत
बहुत सारे किसान खेत को खाली करने के लिए इस प्रैक्टिस को प्रयोग में लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको बता दें, फसल अवशेष जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं और इन नुकसानों की भरपाई हम इस रूप में देख सकते हैं। यदि हम 1 बीघा खेत की बात करें तो हमारी जो दाल की फसलें हैं उनमें आधा से 1 क्विंटल उत्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा जो गेहूं की फसल है उसमें 1 से 2 बोरी कम प्रति बीघा कम हो जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। फसल अवशेष की जो समस्या है ये एक हमारे किसानों की सोच है कि हम इससे जल्दी फ्री हो जाते हैं, पैसा बच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। मैं एक एक नुकसान की बात करूं तो सबसे पहला नुकसान हमारे उत्पादन पे है। उत्पादन हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्विंटलों में हमारा उत्पादन कम होता है, तो पूरे देश में कितना उत्पादन कम होता होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा भूमि में पोषक तत्वों की कमी, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की कमी में, तो पूरा का पूरा जैविक कार्बन जो कि देसी खाद जिसको बोलते हैं वो जल जाता है। ऊपर की परत में 7% नाइट्रोजन इसमें ख़त्म हो जाता है, 20% फास्फोरस ख़त्म हो जाता है, 25% तक पोटास ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान पाई गई है। मैं आपको निवेदन करूं, ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और इसको हमें दोहराना नहीं चाहिए। इसके अलावा और नुकसानों की बात करें तो एक किसान अपने खेत को खाली करने के लिए ये कोशिश करता है, जलाता है अपने अवशेषों को, तो ये दूसरे खेतों में भी चला जाता है। मैंने कई बार देखा है कि कई बार 10-10 किलोमीटर तक एक किसान की लगाई हुई आग आगे निकल जाती है और वो हवा के साथ और आगे बढ़ जाती है। इससे हमारे बाग बगीचे, अन्य खेतों के मेड़ पे लगे हुए पेड़ पौधे, उसके अलावा कई पशु पक्षियों के अंडे, चूजे, बच्चे जल जाते हैं। साथ इस कारण उत्पन्न बहुत सारी गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सी गैसें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आँखों में जलन, इसके अलावा दमा और सांस की बीमारियां, अस्थमा, ये इसकी समस्याएं आती हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स में पता चला है कि इसकी वजह से बहुत सारे कैंसर, जो जैसे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर भी इसका कारण बना है। मैं आपको निवेदन करूं कि अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास की बात में, तो यहाँ पर सर्दी के मौसम में बहुत सारा फॉग इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और 1 से 5 साल तक के नीचे की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में बढ़ावा हो रहा है। इसके अलावा शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ तक ये फैलता जाता है और सबसे ज़्यादा इसका विकराल रूप दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत उम्र में 5 से 10 वर्ष की कमी हो रही है। इसका मुख्य कारण धुआं और पोल्यूशन है। हवा में जो ये बहुत सारे सॉलिड पोर्शन भी जाते हैं जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, पोषक तत्वों की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों को पर्यावरण की दृष्टि से इसको देखें तो बहुत सारा नुकसान इसमें होता है। इसके अलावा ये जो धुआं है वो ज़मीन पे ज़्यादा असर करता है। इसका आपको बता दें कि इससे जलने वाला जो तत्व है, जो अवशेष है, कार्बन है, वो कई सालों तक हमारे फेफड़ों, हमारी त्वचा पर इसका असर रहता है। मैं आपको निवेदन करूं कि मेरा पूरा 23 साल का जो कैरियर है उसमें मैंने इसके बारे में कम से कम 10-15 साल तक अनुसंधान किया है और उस अनुसंधान के आधार पे मैं बताना चाहता हूं कि हमारा आने वाला जो समय है उसमें भूमि की उर्वरता इतनी कम हो जाएगी कि हम उसमें उत्पादन करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष कम से कम 50 किलो से लेकर 200 किलो तक प्रति बीघा यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर में इसकी उत्पादन में कमी हो रही है।
100% नत्रजन, 25% फास्फोरस, 20% पोटास, उसके अलावा बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई भाइयों ने बगीचे लगा रखे हैं, किसी ने सब्जी के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, उनके पाइप लगा रखे हैं, वो सब इस आग की चपेट में आ जाने से बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी होता है। हम आपको बता दें कि देश में क्या पूरे विश्व में जैविक कार्बन की कमी आ रही है और ये जैविक कार्बन और नत्रजन की कमी हमारे प्रति हेक्टेयर उत्पादन को कम कर रही है। और ऐसे में अगर हम आग लगाएंगे तो ये जैविक कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आने वाले समय में इसका एक विकराल रूप हमारे सामने आएगा। पर्यावरण को अगर हम देखें तो पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष मौसम परिवर्तन हो रहा है। हमें पता नहीं रहता कि बरसात के मौसम में बरसात कब शुरू होगी और बिना बेमौसम के बरसात और तूफान आ रहे हैं। ये वैश्विक जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसका एक कारण खेतों में जो अवशेष को आग लगाना है, ये भी है। तो मैं आपको निवेदन करूं कि तापमान बढ़ने से मौसम परिवर्तन हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारी कृषि पर पड़ रहा है। हमारी आजीविका के रूप में कृषि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब ये व्यावसायिक रूप लेती जा रही है। जो जो व्यावसायिक रूप लेते जा रही है वैसे वैसे इसमें आप देखेंगे कि मशीनीकरण होता जा रहा है और मशीनीकरण होने की वजह से हम इसको पूरी तरह से आग लगाने के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भूसा और अवशेष को प्रबंधन करने के लिए बहुत सारी मशीनों पर सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलते हैं, ग्रुप में अगर आप एक मशीन यंत्र केंद्र खोलते हैं तो आपको 80% तक छूट है। यदि आप दूसरे इसमें बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि आप अवशेष प्रबंधन के लिए भूसा काटने की मशीन, रीपर, पिलर, ट्रैक्टर, उसके अलावा इकट्ठा करने के लिए और इसको प्रेस करने की मशीन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको 50% तक इसमें सरकार द्वारा अनुदान दे है। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तकनीकियाँ मौजूद हैं। अच्छा, आप अगर व्यक्तिगत रूप से इसको खेत में आप इसको खाद के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप जो ही आपने कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी कटाई कराई उसी दिन या उस अगले दिन उसमें आप रीपर लगा के भूसा या जानवरों का चारा बना सकते हैं। चारा बनाने के बाद में उसी दिन या उससे अगले दिन जब ज़मीन में नमी मौजूद हो उस समय इसको 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया फेंक कर छिड़क कर और उसको मोर प्लाव यानी मोर बोल प्लाव, जिसको आप देसी भाषा में मोर प्लाव बोलते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से इसको पलटकर और ज़मीन में मिला सकते हैं, तो ये समस्या आपके नहीं आएगी। हमारे किसान साथियों का जब हम किसानों से बात करते हैं तो हमारे किसान साथी ये बताते हैं कि साहब इससे जल्दी खेत खाली हो जाता है, जो खरपतवार है, कचरा है, उसका बीज दूर हो जाता है, पाँव में नहीं चुभता, जो हमारे बीज अगली फसल का जो बीज बोते हैं वो उगने में समस्या नहीं आती। मैं आपको निवेदन करूं कि अगर आप जीरो टिलेज सिस्टम अपनाकर अगर गर्मी के में गेहूं के फसल के अवशेषों के ऊपर सीधा ही आप बिना किसी हकाई जुताई के मूंग बो सकते हैं, तो इससे बढ़िया प्रबंधन और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूक्ष्म जीवों का एक कंसोर्टियम बनाया है, माइक्रोबियल कंसोर्टियम, जो चावल की पुआल और चावल के जो अवशेष हैं उनके ऊपर बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा भी माइक्रोबियल कंसोर्टियम बनाया है, जिसमें आप गेहूं या किसी भी फसल के अवशेष पे इसका स्प्रे करते हैं तो वो तुरंत जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, वो तुरंत उसके अंदर अपर्दन हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इसकी वजह से कोई भी
समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप तकनीकी का सहारा लीजिए। किसी भी तरह से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार आपको छूट दे रही है यंत्रों पर, बहुत सारी तकनीकियाँ मौजूद हैं। आप खेत में खाद बना सकते हैं, खेत में मिलाकर इसमें ज़मीन की उर्वरता क्षमता बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी तकनीकियाँ मौजूद हैं जिनका इसका पूरा समाधान हमारे पास में मौजूद है। इसलिए आप निश्चिंत होकर तकनीकी का साथ लेकर चलिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूँ कि ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, इसका आप उपयोग नहीं करें। और इस अवसर पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वैश्विक तापमान की बढ़ती और बिखरते मौसम ने हमें परेशान कर दिया है। इसलिए इस समस्या को आप हल्के में नहीं लें। अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल की कटाई शुरू होगी। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रति बीघा 4-5 किलो यूरिया फेंककर आप मिट्टी पलटने वाले मोर प्लाव से इसको पलट दें ताकि ये खाद का रूप ले ले। अभी आपने जानकारी ली फसल अवशेष प्रबंधन आज की आवश्यकता पर। इसकी जानकारी दे रहे थे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष असवाल, एसोसिएट प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय हिंडोली से। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।